नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर थर्ड वीक में जो जनवरी के बना है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको अंदर मिलने वाले हैं। इसमें डिटेल में साथ साथ इसका स्टैटिक जीके भी जानते हुए चलेंगे। जैसे कि अंदर क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं क्या नाम है उनका, जिनको चीफ गेस्ट के रूप में हमारे रिपब्लिक डे में बुलाया गया है। आपको पता होगा रिपब्लिक डे की सेरेमनी होती है 24 जनवरी से 26 जनवरी तक, तो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। साथ साथ पंजाब ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। क्या है ये, क्या चेंज आएगा पंजाब के स्कूल्स में, उनकी यहाँ पर बात करेंगे। और साथ साथ न्यूजीलैंड के नए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो उनकी अर्डन उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब नए उनके प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे, जो कि 22 जनवरी को उन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। अब ये इनके बारे में जानेंगे। साथ साथ इन्होंने ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी चुना है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है न्यूजीलैंड की, उनकी चर्चा होगी। साथ साथ यूनेस्को को भारत ने एक साइट भेजी है कि इसको परमानेंट साइट में आप डाल दीजिए, तो हो सकता है मार्च तक आपको एक और भारत की नई परमानेंट साइट मिल जाए, उसके बारे में चर्चा होगी। साथ साथ यूनेस्को ना इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को ऑब्जर्व करता है। इस बार किस कंट्री को डेडिकेट किया है उसने, इसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ जो ये साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज है भारत किसके साथ करता है, उसकी चर्चा। भारत बन जाएगा 26 ट्रिलियन इकोनॉमी, कौन सी नंबर पर आ जाएगा, इसकी बात होगी। वायनाड पहला कंट्री का ऐसी जगह बन गया है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां पर सभी ट्राइब्स के बेसिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो किस राज्य में पड़ता है, और भी बहुत सारी डिटेल्स हम यहाँ जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी। और ये भारत के जो रिपब्लिक डे होने वाला है 74th नंबर का, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं। 74th नंबर का आप देख लीजिए कि आप लगाइए 1950, 26 जनवरी 1950 में हमारा जो संविधान है वो लागू होता है, उसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार हम 74th नंबर का रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करेंगे। ये जो रिपब्लिक डे की सेरेमनी होती है ये 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलती है। और आपको पता है ये कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, अब वो कर्तव्य पथ के नाम से चेंज हो गया है। वहाँ पर ही झांकियाँ निकलती हैं। आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी। तो सारे कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए अब्देल फतेह अल सीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये इजिप्ट के तो प्रेसिडेंट हैं, ये 2 बार चुन के आ चुके हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप अब्देल फतेह अल सीसी को देख रहे हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री। रिपब्लिक डे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। उसी के उपलक्ष्य में हम रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं, फॉरेन लीडर होते हैं, उनको यहाँ पर परेड दिखा रहे होते हैं। और राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो परेड है वो निकलती है। और अगर आपको बता दूं पहला जब हमारा रिपब्लिक डे था 26 जनवरी 1950 को, उस समय पर कौन चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, तो आंसर होगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकार्नो आए थे उस समय पर चीफ गेस्ट के रूप में।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया है किसको? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सारी एक्टिविटीज़ को। क्यों किया है? क्योंकि अभी आपने ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि रेसलर्स ना दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, जिसमें से विनेश फोगाट बहुत बड़ा नाम है, दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया, ये सब वहाँ पर अवेलेबल थे। साथ साथ आपको बता दूं कि साक्षी मलिक जो कि ओलंपियन मेडलिस्ट है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2016 में रियो डे जेनेरियो में, तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल थी। तो सभी ने क्लेम किया था कि हमारे साथ ना एब्यूजेस होते हैं, रेसलिंग फेडरेशन हमारे साथ करता है, और इनका सीधे सीधे ताल्लुक पड़ा ब्रिज भूषण सिंह से, जो कि बीजेपी के लीडर भी हैं और ये इस समय पर प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। तो ब्रिज भूषण सिंह पर ये क्लेम किया गया और इन पर एक्शन लेने की बात की गई, और उनके धरने के बाद अब फाइनली स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो इस समय पर हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि सारी एक्टिविटीज़ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अभी के लिए रोक दी जाएंगी और इन पर जांच बिठाई गई है। साथ साथ विनोद तोमर जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है और इनके ऊपर तो एक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये ब्रिजभूषण। अब अगला क्वेश्चन, पंजाब की गवर्नमेंट ने स्कूल के उद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए कह लीजिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। क्या है ये? देखो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कहती है कि हमने स्कूल्स की लेवल काफ़ी अच्छा कर दिया है। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है और पंजाब में भी स्कूल को वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास टोटल 117 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं 23 डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी। अपग्रेड का मतलब उसको ना जो भी साइंटिफिक चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी स्कूलों में एक रेशो अपनाया जाएगा। क्या रेशो? कि 35 स्टूडेंट्स में एक टीचर अवेलेबल होना चाहिए। तो भगवंत मान जी ने एमिनेंस ऑफ इसको लॉन्च किया है, एमिनेंस ऑफ स्कूल्स को। और आपको बता दूं, इसके अंतर्गत स्टेम का मतलब जो साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ साथ मैथमेटिक्स, इन सब की नॉलेज को बेहतर करने के लिए वेल क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि टीचर अगर वहीं पर पढ़ाएंगे तो उनका अडेप्ट, उनका उनकी जो कैपेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो उनको चेंज करने के लिए, उनकी टीचिंग स्किल को बेहतर करने के लिए भारत से बाहर कहा जा रहा है कि फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड में इनको भेजा जाएगा। ट्रेन वहाँ से होकर आएंगे, बाद में यहाँ टीचर्स पढ़ाएंगे। साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेस पंजाब में सिखाई जाएंगी स्कूली बच्चों को। तो इसमें 9th से लेकर 12th तक के बच्चों पर मेनली फोकस किया जाएगा, उनके डेवलपमेंट में मेनली फोकस होगा। ठीक है, पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। यहाँ की असेंबली में 117 सीट्स और लोकसभा में 13 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो देश है वहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेशन हुआ है। क्या? न्यूजीलैंड देश है जिसमें लेबर पार्टी इस समय पर काम कर रही है। ये लेबर पार्टी को चुनकर वहाँ की जो जनता है उन्होंने पहुँचाया है संसद में, और वहाँ पर जो उनकी 40 नंबर की प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा अर्डन, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफे देने के बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो क्रिस हिपकिंस जो कि पहले हेल्थ मिनिस्टर थे और साथ साथ 2020 में हेल्थ मिनिस्टर थे, और उसके बाद ये पुलिसिंग की जो मिनिस्ट्री है उसको संभाल रहे थे, तो अब इनको बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, क्रिस हिपकिंस अब नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में 7 फरवरी को शपथ लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी को ही जेसिंडा अर्डन अपना इस्तीफा दे देंगे। अभी तो अनाउंसमेंट की गई है, 7 फरवरी तक वो प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगी। तो अब ये बन जाएंगे 41 नंबर के न्यूजीलैंड के
प्राइम मिनिस्टर। साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और जिस साल जेसिंडा अर्डन ने अपना चुनावी करियर स्टार्ट किया था उसी साल इन्होंने भी अपना चुनावी करियर स्टार्ट किया था 2008 में, और फिर सांसद बनकर और अब ये प्राइम मिनिस्टर की पद पर पहुंच चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कोविड के समय पर ये मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड के, कौन से, हेल्थ मिनिस्टर। तो अहम ये रोल इन्होंने अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर तो अब ये बनेंगे, लेकिन अभी इनका नाम मत रटिएगा, 7 फरवरी के बाद बनेंगे। इनकी कैपिटल है वॉलिंगटन और डॉलर यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस हिपकिंस और ये जेसिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर ना भारत और नेपाल के बीच में रिलेशन तो वैसे अच्छे ही हैं, और आपको पता है जो इंडियन एम्बेसी है नेपाल में जो काम करती है, उसने काठमांडू में 5 किलोमीटर की मैराथन लॉन्च की है। उसमें रन फॉर लाइफ और इसकी थीम रखी गई है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए जो भारत की एम्बेसी है उसने नेपाल में 5 किलोमीटर की मैराथन रखी, जिसको पशुपतिनाथ टेम्पल से स्टार्ट किया गया और वहीं पर 1 घंटे बाद उसे ख़त्म किया गया। इसमें जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड कहा जाता है, प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली भी वहाँ पर उपस्थित थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023, जो कि हम 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, इसको अफगान गर्ल्स एंड वुमेन्स को डेडिकेट किया है। आपको पता होगा अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन 2021 से चल रहा है और उन्होंने महिलाओं पर बहुत ज़्यादा रुकावटें, या कह लीजिए जो उनकी डेवलपमेंट को लेकर जो आजकल की मॉडर्न ज़माने का जो डेवलपमेंट है उसको रोकने की वो कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे हैं। और उन्होंने फरमान सुनाया था कि जो महिलाएं और बच्चियां हैं वो स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसको कंडेम किया है और कहा है कि ये गलत है। और इन्होंने इसके सपोर्ट में अफगान गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वो डेडिकेट किया है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है आंद्रे अज़ोले, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। आगे बात करें तो यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई है। यूनेस्को को फाउंड कब किया गया था? तो यूनेस्को को फाउंड किया गया था 1945 में और लंदन UK में फाउंड किया गया था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे अज़ोले इसके DG हैं। टोटल मेंबर है 193, 11 एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, भारत ने कई रिपोर्ट्स कहती हैं और कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस साल के अंत तक, मतलब 2023 के अंत तक, दिसंबर तक, भारत चाइना को पीछे कर देगा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगा। लेकिन कई रिपोर्ट जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के द्वारा ये कहा गया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी 17 जनवरी को ज़्यादा हो चुकी है चाइना के कंपेयर में। चाइना की पॉपुलेशन इन्होंने कितनी कही? तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो इन्होंने 141.7 करोड़ कही है और चाइना की पॉपुलेशन 141.2 करोड़ कही है। तो इनके अकॉर्डिंग 5 मिलियन मतलब 50 लाख के आसपास जो जनसंख्या है वो इनके अकॉर्डिंग कम बताई गई है। किसकी? चाइना की। तो ध्यान रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, लेकिन अभी इसका कोई भारत की तरफ से सही नहीं कहा गया है, क्योंकि भारत 10 साल के अंतराल में करता है क्या अपनी जनगणना। लेकिन इस बार 2021 में कोरोना वायरस की वजह से जो जनगणना है वो हुई नहीं है अभी तक। जब होगी तो उसके बाद असली रिपोर्ट पता चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा किसके? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के द्वारा ये कहा गया है कि भारत की पॉपुलेशन ऑलरेडी चाइना को पास कर गई है। बात की जाए इनके ही अकॉर्डिंग 30 साल से कम उम्र के भारत में 50% लोग रहते हैं। मतलब भारत की जनसंख्या अभी भी बहुत जवान है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने रहते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो भारत सरकार के सामने
उनको नौकरी देने, रोजगार देने का होता है। तो इसमें भी बात इन्होंने कही है कि भारत को रेगुलरली अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी, साथ साथ भारत को खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए भारत को अपना प्रोडक्शन भी रेगुलर बढ़ाते रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, भारत इस समय पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कहा जा रहा है 2026 में भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वायनाड। वायनाड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको याद दिला दूं। वायनाड वो जगह है जहां से राहुल गांधी चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। आपको पता होगा राहुल गांधी अमेठी और साथ साथ वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में, और उसमें वो अमेठी से तो हार गए थे स्मृति ईरानी से, जो कि इस समय पर महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही है, और वायनाड से वो जीत गए थे। तो वायनाड से वो पहुंच गए थे केरल में। तो आपको बता दूं, वायनाड पहली डिस्ट्रिक्ट ऐसी बना है कंट्री की जिसने सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने सारे ट्राइबल को प्रोवाइड करा दिए हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट का मतलब आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हो गया, इलेक्शन आईडी हो गई, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करा दी है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारे ट्राइबल्स को मिल चुके हैं कहाँ पर? वायनाड में। और वायनाड पहला और इकलौता भारत का भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना है। ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन अक्षया बिग कैंपेन के माध्यम से चल रहा था, और अब इसको चलाया गया था 2021 में, और अब फाइनली ये कैंपेन खत्म हो गया। इस किसके साथ? जब ट्राइबल्स को सारी सुविधाएं, सारे जो उनके आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो उनको मिल गए हैं उसके बाद। तो ध्यान रखिएगा, इसने काफ़ी अच्छी सक्सेस पाई है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको ना केरला के बारे में जान लेना चाहिए। केरला ना बहुत नंबर वन कर रहा है। आपको पता होगा अभी केरल में बहुत सारी नंबर 1 अनाउंसमेंट हुई है। जैसे केरला पहला स्टेट ऐसा बना जिसने डिजिटल बैंकिंग सर्विस को इनेबल कर दिया, ये भी पढ़ा होगा। दूसरी चीज, केरला पहली फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्युएंसी बना है। कौन सा? तो इसका धर्माधम्ब कॉन्स्टिट्युएंसी। कौन सी? धर्माधम्ब कॉन्स्टिट्युएंसी केरला की पहली फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्युएंसी भारत की बनी है। साथ साथ केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, अभी रिसेंटली में आपने पढ़ा कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है कंट्री का। साथ साथ पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म अलुआ में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में केरला में ही बना है, ये भी आपने पढ़ा होगा। साथ साथ केरला पहला स्टेट ऐसा बना जिसने अपने पूरे राज्य में यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड को लागू कर दिया है, मतलब हर जगह प्राइस गोल्ड के सेम रहेंगे। साथ साथ केरला पहला स्टेट ऐसा बना कंट्री का जिसके पास खुद का इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत 26 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ किसके अकॉर्डिंग? तो EY अर्न्स यंग के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 26 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की हो जाएगी 100 साल जब उनकी आज़ादी की हो जाएगी, मतलब 2047 तक भारत की इकोनॉमी इतनी पहुंच जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो अभी भारत सरकार है उसके काम को जाता है। जैसे कि भारत सरकार डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, भारत सरकार बाहर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको लाने की कोशिश कर रही है, उनको अट्रैक्ट कर रही है भारत की तरफ। तो इससे भारत की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक, और भारत इस समय पर किस पोजीशन पर है? तो भारत इस समय पर 3.6 के आसपास, 6 ट्रिलियन के आसपास भारत की इकोनॉमी है, जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पर बात करें तो 5 ट्रिलियन हो जाएगा 2027 तक, 35 तक 10 ट्रिलियन, और 20 ट्रिलियन हो जाएगा 2044 तक, और 47 तक हो जाएगा 26 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है साइक्लोन 1। साइक्लोन 1 भारत और इजिप्ट के बीच में हुई है। इजिप्ट, आपको बता दूं, ये अफ्रीका का एक देश है जिसने भारत के साथ मिलकर जैसलमेर में एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई 14 जनवरी को। 14 दिन ये एक्सरसाइज चलने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज साइक्लोन 1, पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है।
अब इजिप्ट की बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट पर ये पड़ता है। इसकी कैपिटल कायरो है। प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी है, जो कि हमारे 74th नंबर के रिपब्लिक डे में भारत के चीफ गेस्ट के रूप में ये आएंगे। साथ साथ करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। अगला क्वेश्चन, मोई डैम्स नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए, भारत सरकार से एक साइट मांगी गई थी यूनेस्को के द्वारा कि भाई आप एक साइट नॉमिनेट कर दीजिए जिस पर हम मतलब चर्चा करके और हम उसकी कंडीशंस को चेक करके पता करेंगे कि भाई इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यूनेस्को ने इस साइट को टेंटेटिव लिस्ट में डाल रखा है। तो मतलब भारत सरकार से सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव लिस्ट में से कोई एक साइट चुनकर हमारे पास भेजने को कहा था। तो भारत सरकार ने असम की, ये कहाँ पड़ता है मोई डैम्स, ये पड़ता है असम में। तो असम की एक साइट है जिसको यूनेस्को में नॉमिनेशन के रूप में भेज दिया है कि भाई ये हमारी साइट है, इसको आप देखिए ये क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के काबिल अब हो गई है, क्योंकि टेंटेटिव लिस्ट में डाली गई है। तो भारत के पास टोटल 52 टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को की, जिसमें से मोई डैम्स को अब नॉमिनेट करके भेजा गया और मे बी अप्रैल तक हो सकता है, अप्रैल मास तक इसको हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल जाए। वैसे आपको बता दूं, मोई डैम्स को 2014 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाला था। तब से अभी तक इसको आगे प्रोसेस में नहीं डाला गया है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको डाला गया। यहाँ पर आपको बता दूं ये है क्या मोई डैम्स, ये एक राजा और मतलब एक पूरा राजघराने का यहाँ पर कब्र होती थी और इसमें कहा जा रहा है 150 से ज़्यादा कब्रें यहाँ पर हैं। लेकिन अभी जो इस समय सिचुएशन है वो लगभग 30 से 40 के आसपास कंजर्व की गई हैं भारत की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा, और बाकी डैमेज्ड हो चुकी है और ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो चुकी है। तो इसको ना पिरामिड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अभी भारत की कंडीशन क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में? तो भारत की इस समय पर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 32 तो कल्चरल साइट है, 7 साइट्स ऐसी हैं जो नेचुरल तरीके से हैं और 1 साइट ऐसी है जो मिक्स्ड है। जो मोई डैम्स किस कैटेगरी में आएगी? तो ये इसको कल्चरल साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इस समय पर बात करें असम में, तो असम में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक तो नेशनल पार्क काजीरंगा और दूसरा भी मानस नेशनल पार्क। इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ऑन्द्रे अजौले इसके डीजी हैं। 1945 में इसको फाउंड किया गया था और 193 इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को भी और इंडिविजुअल को भी। ऑर्गेनाइजेशन को जब दिया जाता है तो इसका प्राइज मनी बढ़ जाता है, इंडिविजुअल को दिया जाता है तो इसका प्राइज मनी नॉर्मल रहता है। बात करते हैं कि किस किस को मिला है। तो आपको बता दूं 2 संगठन को मिला है, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, साथ साथ लुंगली फायर स्टेशन को जो मिजोरम का है। तो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्यों मिला है? क्योंकि रिसेंटली में उड़ीसा में बहुत सारे तूफान आए, जैसे कि हुदुद और फानी, अम्फान, उड़ीसा फ्लड। तो इन सभी में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से इनके काम को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इनको दिया गया। अगर बात करें लुंगली फायर स्टेशन की, तो ये मिजोरम का फायर स्टेशन है और इसने ना मतलब बहुत तगड़ी आग को लगातार 32 आवर काम करके बुझाया है। और ये आग 2021 में लगी थी, 24 अप्रैल 2021 में। ये फॉरेस्ट की आग थी, बुझ नहीं रही थी और इसको लगातार इन्होंने काम किया इस फायर स्टेशन ने और उसके बाद इसको बुझाया। तो इसके इस कारनामे की वजह से इनको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। बात की जाए 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है और उसी के उपलक्ष्य में ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 51 लाख रुपए उसमें कैश मनी दी जाती है और 5 लाख रुपए जो इंडिविजुअल होता है उसको मिलता है।
ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एमपेक्स 2023 ये एक एक्सरसाइज है जिसको भारत की तीनों सेना कर रही हैं, थल, वायु और नेवी। तीनों मिलकर इस एक्सरसाइज को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास कर रही हैं। इसमें तीनों जो साइट्स है, भारत के जो क्षेत्र है उसको बचा कर रखने के लिए, उसके अखंडता को ना टूटने के लिए एक साथ एक दूसरे के कॉपरेशन को चेक कर रही हैं कि हम एक दूसरे के कॉपरेशन से काम कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर एक दूसरे के कॉपरेशन को बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। और इसको कब से कब तक ऑर्गेनाइज कराया गया, तो 17 जनवरी से 22 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको अंडमान निकोबार में लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज कराया गया था, मतलब लास्ट ईयर, मतलब 2-2 साल में ये होती है। तो लास्ट ईयर क्या 2021 में इसको अंडमान निकोबार में ऑर्गेनाइज कराया गया था और इस बार इसको आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, यहाँ पर बात करें इंडियन आर्मी के हेड की, तो इंडियन आर्मी के हेड है मनोज पांडे जी, मुकुंद नरावने जी का नाम याद आ रहा है, तो जनरल मनोज पांडे जी जो कि 29 नंबर के हैं। और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, ये 27 नंबर के हैं। आर हरि कुमार एडमिरल है, इंडियन नेवी के हेड है, ये 25 नंबर के हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो कि भारत के इस समय पर सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये 2nd नंबर के हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अक्षा पुलिस स्टेशन ऑफ उड़ीसा जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, ये भारत का सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन बनकर उभरा है 2022 में। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो भारत का सबसे बेहतरीन जो पुलिस स्टेशन है वो अक्षा पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है उसको दिया गया है। इनके जो इंस्पेक्टर हैं प्रशांत कुमार साहू, उनके द्वारा इस अवार्ड को होम मिनिस्टर के द्वारा रिसीव किया गया। हमारे होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं। बात करें दूसरी रैंक पर कौन रहा, तो वो भी गंजम डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का ही पुलिस स्टेशन है गंगापुर पुलिस स्टेशन, उसको दूसरा पायदान मिला। तीसरा पायदान उत्तराखंड के बनबासा पुलिस स्टेशन को मिला है। ठीक, और लास्ट ईयर की बात करें तो सदर बाजार दिल्ली का इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रलय नाम की एक्सरसाइज कर रहा है। सिंपल सी बात है, चाइना को अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है। इसको फर्स्ट फरवरी से 5 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, मेन रीजन चाइना को मैसेज पहुंचाना ही है। एयरफोर्स इस एक्सरसाइज को करेगा। एयरफोर्स इसमें किस इंस्ट्रूमेंट्स या किस हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका यूज़ करने वाला है, तो आपको बता दूं S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन को यूज़ करने वाला है। साथ साथ जो यहाँ पर ये तो रशिया से मिला था, राफेल जो फ्रांस से मिला उसको यूज़ करेगा। सुखोई 30 फाइटर जेट को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन ये करने वाला है प्रलय नाम की एक्सरसाइज के माध्यम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस आपको मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में अनाउंस किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 126 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व की गई, जो कि 23 जनवरी को हमने ऑब्जर्व की। इनका जो बर्थ है वो उड़ीसा के कटक में 1897 में हुआ था। इनकी बात करें तो इनकी विशेषताओं में 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, बाद में रिज़ाइन कर दिया। पराक्रम दिवस इन्हीं के बर्थडे पर ऑब्जर्व होता है। बात करें और इनकी, तो ये विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे। साथ साथ इनके पॉलिटिकल मेंटर थे चित्तरंजन दास जी। इन्होंने कंप्लीट स्वराज की मांग की। साथ साथ सिंगापुर से जर्मनी में इन्होंने 1947 में 1997 में पहुँचे और वहाँ से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना इन्होंने 1943 में की। साथ साथ इनका स्लोगन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, गिव मी ब्लड एंड इट विल गिव यू फ्रीडम।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो इनका स्लोगन है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। और अगर डेटा कंटेंट में कोई कमी लगी हो तो बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।